नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं निर्दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। हम अपनी श्रृंखला में बात कर रहे हैं, टॉपर से बात कर रहे हैं, उन सारे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने हाल में लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के एंट्रेंसेस को पास किया है, टॉप किया है। और आज के अपने इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए हैं तुषार पांडे और रश्मि। और आप दोनों लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2021 में फैकल्टी ऑफ लॉ के द्वारा जो LLM का जो एंट्रेंस आयोजित किया गया था, मास्टर ऑफ लॉज का, जो 2 साल का हमारे यहाँ कोर्स है, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है, उन उसके छात्र हैं। और अब अपने अनुभव से आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं। तो स्वागत है आपका अधिवक्ता महोदय में। और सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। नमस्कार, मैं तुषार पांडे। मैं मूलतः गोरखपुर का निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा गोरखपुर से हुई है। उस तदोपरांत मैंने यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB ऑनर्स की शिक्षा ग्रहण की। उसके उपरांत मैंने पिछले वर्ष LLM में यहाँ पर प्रवेश किया। आपका LLB ऑनर्स 5 साल वाला कोर्स यही तुषार का लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB ऑनर्स है, 5 ईयर वाला कोर्स है। और उसके बाद तुषार का यहाँ पे LLM में प्रवेश हुआ है। रश्मि, अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि शुक्ला है। मैंने अपनी स्कूलिंग लखनऊ से ही की है, CMS से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन HPNLU से करा हुआ है। एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ का LLM में अभी एडमिशन लिया हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। रश्मि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, NLU से पढ़ के आई हैं, और यहाँ पे छात्रा हैं LLM में, प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। आपकी तुषार रैंक क्या थी LLM के एंट्रेंस में? भैया मेरी रैंक थी 73rd। 73 रैंक थी तुषार की एंट्रेंस में। रश्मि, आपकी रैंक कितनी थी? मेरी 22nd थी। रश्मि की 22वीं रैंक थी। मतलब कि 22वीं रैंक रश्मि की है, तुषार की 73वीं रैंक है। और आप दोनों लोग विश्वविद्यालय में LLM के पास हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो LLM की तैयारी कर रहे लोग हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए उनके मन में एक सवाल ये चलता है, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस होता है उसमें पेपर वापस नहीं करते हैं, तो बड़ी एक तकलीफ वाली स्थिति हो जाती है कि पुराने सवाल क्या थे, क्या आए थे, वो कहीं पे ऐसे इकट्ठे सवाल मिल नहीं पाते हैं। तो जो सवाल आपको याद हैं, जो भी पैटर्न आपको याद है, जो सिलेबस आपको याद है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न की अगर बात करें तो लगभग टोटल कितने सवाल आते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 7 पेपर होते हैं, जिसमें से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और लगभग हर पेपर से 12 क्वेश्चन, 10 से 12, 13 ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। मतलब जो अगर पेपर की बात करें तो 100 सवालों का पूरा और पेपर होता एक है। क्वेश्चन के हमारे 2 मार्क्स अलॉटेड। 100 सवाल टोटल, और 100 सवाल में एक सवाल का 2 नंबर। अच्छा, आपके समय में जो पैटर्न था वो उसमें इंटरव्यू हुआ भी था? था। इंटरव्यू भी था। हमारा 70 मार्क्स इधर काउंट हुआ था और 30 मार्क्स हमारा इंटरव्यू एंड हमारी मार्कशीट के बेसिस पे। मार्कशीट बेसिस पे। अब क्योंकि इस बार आपका इंटरव्यू हटा दिया गया है, आपके LLM के एंट्रेंस में आपका इंटरव्यू हटा दिया गया है। केवल आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि 100 सवाल आने हैं, 2 नंबर के आने हैं, वो केवल पेपर है। ये जो 100 सवाल आते हैं, ये 100 सवालों में इनका जो बंटवारा है वो किन विषयों में, क्या विषय रहते हैं, कौन से विषय से सवाल पूछे जाते हैं? जैसे अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा सवाल थे। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सवाल? हाँ, अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन हमें आराम से मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत की संवैधानिक विधि से 8 से 10 सवाल नहीं, टोटल? लगभग 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। 12 से 15। चूँकि यहाँ पे मैं एक चीज़ खुद से जोड़ दूँ कि स्मृति आधारित ये बातें हैं। और जो भी क्योंकि 6-7 महीने हो गए मुझे लगता है आपको एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस दिए, तो लेकिन इस संख्या को हम ये मान सकते हैं कि ये करीब 10 के आसपास, 10 से 12। 10 के आसपास। और 10 तो कंफर्म रहते हैं जी। एंड इसके ऊपर जा सकते हैं, बट कम नहीं है। क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, तो इनको ऐसे डिवीजन होती है, किसी में 13 हो जाते हैं, किसी में 15 हो जाते हैं, किसी में 12 हो जाते हैं। तो एक विषय हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अगली क्या पहले मैं टॉपिक क्या है? 7 जो सब्जेक्ट हैं, मैंने उनके नाम बता देता हूँ कौन कौन से 7 सब्जेक्ट होते हैं। जी। कॉन्स्टिट्यूशन, जी। IPC, जी। कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों मिला दोनों के? इंक्लूडेड, दोनों। जी। फिर जूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स, 7 पेपर होते हैं ये 7 पेपर हो गए। और इसके अलावा क्या जो प्रोसीजर है, एविडेंस है, CRPC, CPC, इनके सवाल? नहीं, हम प्रोसीजर लॉ के हमारे में एक भी सवाल नहीं आए हुए थे, सिर्फ सब्सटैंटिव लॉ। केवल सब्सटेंटिव लॉ के और सवाल थे। इन्वायरमेंट के भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे थे। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे चीज़, खास बात, ये चीज़ बता दीजिए, क्योंकि जो भी इस समय तैयारी कर रहे लोग होते हैं, सबके पास ढेर सारे विकल्प हर आदमी रखना चाहता है। बहुत सारे लोग अलग अलग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसमें जैसे कुछ जगहों पर कुछ खास चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जाती। तो मैं नाम लेकर के पूछना चाहता हूँ। जैसे इन्वायरमेंट का आपने बता दिया कि नहीं आता। नहीं आता।
और जैसे आईटी एक्ट है, साइबर लॉज है, ऐसे सवाल ये सब यहाँ कंप्यूटर पे पे नहीं आते हैं। यहाँ पे मेजर जो हमने ये 7 इन्होंने बताए, जी। इनमें से ही आते हैं। इसके कभी कभार एक बाहर आध क्वेश्चन नहीं आते। रिसेंट का कोई मतलब होता है तो उससे वो पूछ लेते हैं, ऐसे मतलब स्पेसिफिकली नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि केस लॉ की जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केस लॉ की स्पेशली ध्यान दें कि जो लैंडमार्क केसेस हैं, क्योंकि हमारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो केस लॉ बेस्ड थे। केस लॉज पे ध्यान देना है। रश्मि बता रही है कि केस लॉज पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और ये बात हो गई कि किन विषयों से सवाल आते हैं। अब अगर हम बात कर लें सवाल जो बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो बताइए, याद करके बताइए कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको याद आ रहे हो। एक एक विषयवार बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या आपको पोर्शन आपको लगा कि ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी रहा, लाभ हुआ, और क्या चीज़ें छोड़ी जा सकती थी, ऐसा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पोर्शन सवाल सबसे पूछे गए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 पेपर, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी एंड फैमिली। आईपीसी, अगर ह्यूमन आप टॉर्ट्स। इंक्लूड मतलब ये 4 पेपर ऐसे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको एलएलएम एंट्रेंस निकालना है, जी तो अगर इन 4 पेपर में से अगर मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन आते हैं, तो जी। यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 35 से 36 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इन अगर चारों आप एलएलएम में एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो। एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर होता है जिसमें सब बच्चे ऑन एन एवरेज सारे बच्चों का अच्छा मार्क्स होता है। जी उसके बाद आता है कि आप अपने एंट्रेंस को सुनिश्चित कैसे करेंगे, और ये सुनिश्चित करने के लिए आपको इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट और जूरिस्प्रूडेंस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अब जो बेयर एक्ट्स वाले प्रोविजन आते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे वो स्टिक टू द बेयर एक्ट्स होते हैं। बेयर एक्ट्स पे ज़्यादा कमांड करनी है, इलिस्ट्रेशंस और बेयर प्रोविजंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इस पे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हमारे मोस्टली बेयर एक्ट बेस्ड ही आए थे। बैरिट से जब हम लोग बात करें मतलब कि सीधे सेक्शन में कि हाँ, इस डायरेक्ट। सेक्शन में सेक्शन क्या लिखा वाइज है। एंड जो उनके इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं उनसे भी मतलब काफ़ी और क्वेश्चंस वो बना सेक्शन के करके देते हैं। प्रोविजंस के वर्ड्स पे बहुत ध्यान दें। वर्ड्स भी कभी कभी जैसे कि हाँ। अब मुझे याद आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 34 से एक क्वेश्चन पूछा था कि मार्शल लॉ किस कहाँ पे प्रोविजन दिया पे हुआ है? कहाँ मतलब किस आर्टिकल में यूज़ हुआ है, वो डायरेक्टली बस वो मार्शल वर्ड यूज होता है। तो आपको वर्ड भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा वर्ड किस सेक्शन में स्पेसिफिकली दिया हुआ एंड है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी पोर्शन कवर करें उसको बहुत डिटेल में पढ़ें, क्योंकि हम लोग के में एक क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, हम्म। और उसमें मतलब ड्यूरेशन पूछा हुआ था कि और मतलब जनरली जैसे कि यूनियन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो यूनियन का जो चैप्टर है प्रेसिडेंट का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इधर से आते हैं। लेकिन जो हम लोग का पिछले बार का यहाँ का पेपर हुआ था, उसमें से इस पोर्शन को छोड़ के उसने स्टेट पे ज़्यादा ध्यान दिया था। स्टेट पे जैसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। 167 पे पूछ रखा था एक क्वेश्चन और भी उसने पार्डनिंग पावर से रिलेटेड थी गवर्नर की, इस पे पूछ रखा था। तो एंड मतलब अमेंडमेंट से भी मतलब हमारे 2-3 क्वेश्चन थे। अमेंडमेंट्स पे तो भी 3-4 क्वेश्चन जो भी एटलीस्ट। एलएलएम की प्रिपरेशन करें वो स्पेसिफिकली और अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स में पे भी ये ध्यान दें। कतई मत सोचें कि अमेंडमेंट्स है तो केवल लैंडमार्क्स अमेंडमेंट, जैसे 42nd हो गई, 76 हो गई, 83rd हो गई, ऐसे नहीं। 25th भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों में 25th पूछ रखा 25th था। पूछा था, हमारे में 61st अमेंडमेंट तो इन्होंने पूछा हुआ मतलब था। अमेंडमेंट्स थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि अब 25th इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केशवानंद भारती का जो केस था वो 25th से रिलेटेड था। तो मतलब आप अमेंडमेंट्स पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या ऐसा हिस्सा है जैसे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, यहाँ फंडामेंटल से राइट से सवाल। 25th आई थिंक 20 आर्टिकल 25 पे एक क्वेश्चन था। आर्टिकल 25 पे एंड वही आर्टिकल 34 पे 34 मार्शल पे लॉ वाला। आर्टिकल ये दो 25, आर्टिकल 34, वो था। और इमरजेंसी पावर आगे ऐसा अमेंडमेंट वाला बेसिक फिर स्ट्रक्चर, स्टेट से इसके क्वेश्चन सवाल। थे, बेसिक स्ट्रक्चर पे ऐसे नहीं थे, क्योंकि अब ये सब ऐसा हो गया कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है इधर का। जी जी। तो वो जो बहुत चर्चित चीज़ें नहीं हैं। नहीं आती हैं, हाँ, मतलब थोड़ा सा लीक से हट करके। लीक से हटकर। तो और इसीलिए आप डिटेल में पढ़ना हाँ, थोड़ा पड़ेगा डिटेल में हमें। पढ़ना। तो यहाँ पे अगर रश्मि हम ये बात करें कि इंडेक्स पढ़ करके काम चल सकता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडेक्स है। नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि इंडेक्स पढ़ के आपका काम चलेगा, आपको वो एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो फिनेंशियल इमरजेंसी का हमारे में क्वेश्चन आया था, अगर किसी ने डिटेल में उसको नहीं पढ़ा हुआ है तो वो नहीं अटेम्प्ट कर सकता था उसको, क्योंकि जो 4 हमें ऑप्शंस दिए गए थे वो मोस्टली एक बार में पढ़ने में तो मुझे भी लगा कि सारे सही ही हैं, फिर जब दोबारा रीड किया तब समझ में आया कि इसमें ये वाला आंसर एक्चुअली सही उसमें होगा। पूछा ये रखा था, उसमें क्वेश्चन में ये था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में किसकी सैलरी में शायद रिडक्शन हो सकता रिडक्शन है, कर वो ये सकते हैं क्वेश्चन था। तो हाँ, तो जब ये तक आप चीज़ इंडेक्स में आप आर्टिकल नहीं कर नहीं, नहीं सकते पढ़ते, हैं, नहीं तो फिर आपको वो और ध्यान जैसा मैंने देना बोला है। कि वो प्रोविजंस के वर्ड्स पे भी थोड़ा ध्यान देना कि वो वर्ड्स किस आर्टिकल, जैसे मार्शल लॉ पूछा तो किस आर्टिकल में यूज हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा एंड कमिटीज़ भी हमारे से पूछी गई थी 2-3, अच्छा। जैसे
जैसे जस्टिस JS वर्मा की कमेटी बनी थी आफ्टर तो निर्भया ये केस। कमिटीज़ को ये मानकर चलें कि जो उस समय हाल में ट्रेंड में रहा हो, ऐसी कोई कमिटी या मतलब नहीं, नहीं। कमिटीज़ हमने देखे मतलब जो बेसिकली जिनसे कुछ मेजर चेंज आया हो वही पूछा था हमारे में। फॉर एग्जांपल 2 कमिटीज़ पूछी थी इन्होंने, जस्टिस JS वर्मा कमेटी एंड वो मंडल कमीशन। मंडल कमीशन मंडल का ईयर हाँ। पूछ रखा था कि मंडल कि किस कमीशन किस ईयर में ईयर में आया था। कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो मंडल कमीशन तो खैर बहुत पुरानी पुरानी बात हो गई। 1978 तो में। ये मान के वही चलें कि जो चर्चित जो हाँ, जिससे कुछ मेजर चेंज आया है। मेजर चेंज है, तो ऐसी कोई भी कमिटी, ऐसा कोई भी कमीशन जो भी हम सरकारों ने बनाया है और जिससे एक बड़ा बदलाव आया है, बड़ा अंतर आया है कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में, वो भी बढ़ना है आपके केवल बैरक के अलावा। और कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हाल के बड़े डिसीजंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े डिसीजन हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ असर पड़ा है, उसके किसी खास एक आर्टिकल पर असर पड़ा है या उसकी किसी भी खास फिलोसफी पे असर पड़ा है, तो क्या ऐसे डिसीजंस को भी पढ़ना है? ऐसे सवाल वाल आते हैं? आए थे, जैसे जोसेफ साइन का केस हम लोगों में पूछ रखा जी। था एक। जोसेफ सेने का केस आया था, तो ये मान के चले कि ये एक आध सवाल लीडिंग केस आएगा। जी बिल्कुल आएगा। और मतलब इवन जो वुमेन सेंट्रिक जो रिसेंट लॉज बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक ट्रिपल तलाक पे हो सकता है इनसे पूछ लें। जी एंड जैसे हमारे से जोसेफ शाइन का पूछा था और उन्होंने एग्जैक्टली केस लॉ नहीं बोला था, जो उनकी जजमेंट थी उसकी लाइंस कोट थी इन कोर्ट विच पूछा था कि ये दिस वाज हेल्ड। हाँ, अच्छा ऐसा ये पूछा था। और एक जगह एक क्वेश्चन और भी था जिसमें एक स्टेटमेंट दे रखा था और ये पूछा था कि किस जस्टिस का ये स्टेटमेंट है। किस जस्टिस का स्टेटमेंट है, तो मतलब कि दो जब क्वेश्चन थे जिस समय वो आप ये फैमिली लॉ से था क्वेश्चन। जिस समय आप बड़े जजमेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं उस समय केवल ये जानना जरूरी नहीं है कि केस का नाम क्या है, मतलब केस का नाम और केस उसकी के मेजर हेल्ड क्या हुआ था हमें वो भी पता होना मेजर क्या चाहिए। हेल्ड हुआ था वो पता करना है। और जैसा इन्होंने बताया कि जस्टिस का नाम तक पूछा गया है, कई बार एक दो बार पुराने पैटर्न में जब पुराने सिलेबस में सवाल आया था पुराने समय में, तो उसमें मेजॉरिटी भी पूछी थी कि इस वाले केस में कितनी मेजॉरिटी से डिसीजन आया था। शायद मुझे लगता है शायद सबरीमाला वाला केस के बारे में पूछा गया था आपके पहले वाले इंटरव्यू में। बट मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि मतलब ये हम इतना बता रहे हैं तो ये कतई ना सोचे कि हम कैसे इतना ज़्यादा कवर करेंगे। बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप 14 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप इतना हो गए कि अगर आप बेयर एक्ट पढ़े हो तो 12 क्वेश्चन आप कर ले कर जाओगे। ले तो जाएंगे। प्लीज़ बेयर एक्ट को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। बेयर एक्ट को एकदम बहुत ध्यान से पढ़ना है, और बेयर एक्ट उसको के नहीं आप साथ साथ छोड़िए। मैं कहूँगी अमेंडमेंट्स भी हाँ, अमेंडमेंट्स तो आपको ध्यान आपको देने वो पड़ेंगे। ध्यान देने पड़ेंगे क्योंकि अमेंडमेंट अच्छा, में भी ये जो काफ़ी बेयर एक्ट इश्यूज के आए थे। जो भी बेयर एक्ट वाले जैसे आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी बेयर एक्ट पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, जी। क्योंकि वो बेयर एक्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। एंड आईपीसी में भी केस लॉज जैसे जो लीडिंग केसेस हैं अगर कोई है, जैसे हमारे में आया हुआ था 90 आर्टिकल आई थिंक नहीं सेक्शन 100 पे था। स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है, रामस्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस था, आया था। सेल्फ डिफेंस पे था वो। एंड इवन इस लेवल तक भी क्वेश्चंस आए थे कि ईयर वाइज यू हैव टू अरेंज देम, अरेंज। अच्छा कि किस समय किस किस साल में कौन किस सा साल में डिसीजन है। कौन सा डिसीजन आया है। और तो हमारे में प्राइवेट डिफेंस पे 2 क्वेश्चन पूछे थे और दोनों केस लॉ बेस्ड थे। चलिए अभी जब आपने प्राइवेट डिफेंस की बात किया तो अब सीधे हम आईपीसी पे ही आ आईपीसी जाते पर जी हैं। ठीक तो है। आईपीसी में क्या क्या सवाल किस किस पोर्शन से आए थे, या क्या फ्रूटफुल है इनके लिए? आईपीसी हमसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक क्वेश्चन तो हमारे डेफिनेशन सेक्शन से आया था। डेफिनेशन क्लॉज को कायदे से पढ़ने तो की उसको जरूरत आप पब्लिक सर्वेंट। और उसको आप पब्लिक काफ़ी सर्वेंट अच्छे का से सेक्शन पढ़ें। आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन वो गलत हो गया था। हाँ मेरा भी गलत है। और उसमें वो पूछ रखा था कि मतलब इसमें कौन पब्लिक सर्विस बल्कि हम नहीं उसको है। पढ़ के गए थे बट फिर भी वो इतना कंफ्यूजिंग एक उन्होंने लंबी बनाया डेफिनेशन है था। पब्लिक वो सर्वेंट की, 21 इंक्लूसिव आर्टिकल है। 20 सेक्शन आर्टिकल 21 में दे सेक्शन रखा है। 21 इंक्लूसिव डेफिनेशन है, काफी लंबी डेफिनेशन है, इसलिए उसका भी हो सकता है अच्छा, उसमें समस्या बहुत होती है। सारे केस लॉज के थ्रू भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें, डेवलपमेंट तो हुआ है, थोड़ा जोड़ी उसको गई ध्यान चीजें। दीजिएगा। उसमें पूछा था तो तो डेफिनेशन सेक्शन अच्छे से पढ़ना है। उसके सेल्फ बाद डिफेंस वो जनरल एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शन। ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। एबेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना मुझे है। याद आ रहा है एक हमारे में क्वेश्चन आया था डिफेमेशन में कि उसमें कितने डिफेंसेस दिए हाँ, हुए हैं। कितने डिफेंसेस 10 दिए डिफेंसेस उसमें दिए जी, हुए हैं। तो ये हमारे में क्वेश्चन आया हुआ था डिफेमेशन का सवाल है। डिफेमेशन और एक ये एक टू सेक्शन 277 वाटर से रिलेटेड है, वाटर वाटर फाउलिंग से वाटर रिलेटेड है, फॉलिंग से रिलेटेड है। अगर वो आया था। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी से रिलेटेड है। सुसाइड पे एक क्वेश्चन था। हाँ सुसाइड पे एक क्वेश्चन था कि सुसाइड अटेम्प्ट टू सुसाइड किस में दे रखा है, कौन से प्रोविजन में दे प्रोविजन रखा मतलब है। सेक्शन पूछा था वो। और ये जो नए अमेंडमेंट हुए हैं वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन में, चाहे वो 354 से देखें, 376 में देखें, ये सारे सवाल में इनमें से कुछ आया था? नहीं नहीं, हमारे में इसमें अमेंडमेंट्स नहीं आए थे। नहीं। हमारे में बस जोसेफ शाइन का केस आया हुआ था क्योंकि वो अभी चर्चित था उस एक चर्चित था। एक एक कोई अमेंडमेंट भी पूछा था ना शायद 1916 का कोई एक अमेंडमेंट था आई थिंक। आईपीसी का। आईपीसी का कोई एक अमेंडमेंट था, मुझे जो मतलब रिकॉल हो रहा है, एक अमेंडमेंट था जो पूछा आईपीसी में था। मतलब जैसे ये चीज़ें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन या आप छोड़ के तो नहीं
हम लोगों ने बात करी तुषार रश्मि से आईपीसी के बारे में बात करी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी। तो इन दो विषयों के बाद जो अगला विषय आपने बताया फैमिली लॉ, और फैमिली लॉ में क्या रहता है, दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ जी, बराबर पूछी जाती हैं या कुछ ज़्यादा कम? हिंदू लॉ के ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन कंपैरेटिवली टू मुस्लिम लॉ, क्योंकि मतलब इसमें 4 आर्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारे लिए ज़्यादा स्कोप है पूछने अच्छा, के क्योंकि लिए। सिलेबस ज़्यादा हिंदू हिंदू लॉ का, तो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हिंदू लॉ लेकिन से। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं अंतर होता है, वो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होता मतलब ये मान के चलें कि 10 में से 6 4 हाँ, जी, ऐसा 5 हाँ, 5 यही ऐसे ही हो रेशियो सकते है, हैं, ये 6-4 रेशियो। वाला आप मान के चलिए। अब अगर एक एक सब्जेक्ट एक एक पोर्शन की बात कर ले, तो हिंदू लॉ की अगर पहले बात करें, तो हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट से सवाल आते हैं, है। हिंदू मैरिज एक्ट, गार्जियनशिप, गार्जियनशिप सक्सेशन, एक्ट, सक्सेशन, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। अडॉप्शन से मेंटेनेंस से। जी, अब अगर एक एक को डिस्कस कर लिया जाए, तो हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ से सवाल आए? मोस्टली बेयर आर्ट बेस्ड ही पे जो एकदम क्वेश्चन आते डायरेक्ट हैं, बेयर एक्ट पे आया था उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं कुछ है। सवाल जो आपको याद हो बताइए। जैसे हम लोग से आया हुआ था कि हिंदू मैरिज एक्ट में यूट्रिन ब्लड कहाँ पे ऐसे डिफाइन है। यूट्रिन ब्लड कहाँ पे है? हाँ, अच्छा। और और फुल सब ब्लड पे भी आया था। यूट्रिन ब्लड और फुल ब्लड वाला जो था वो गार्जियनशिप एडॉप्शन एंड एडॉप्शन वाले बेयर एक्ट से पूछा था। और हिंदू मैरिज एक्ट से सपिंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री पूछ रखी थी, और डायरेक्ट मतलब सेक्शन की किस डिफिनेशन के किस कैसे आर्टिकल सॉरी सेक्शन 3G और 3H में ये डिफाइन है सपिंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री। तो और ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे। अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग एक्ट और थे। फिर एक बाइगेमी की पनिशमेंट पूछ रखी थी। अच्छा, बाइगेमी एक का केस भी तो शायद अश्वनी का जो केस है हाँ, एक केस लॉ वो पे भी आया पूछ हुआ रखा था था हमारे। अश्विनी का। एंड ये जो हम लोग, रजिस्ट्रेशन पे एक क्वेश्चन था, हाँ, कि हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में। मैंडेटरी है नहीं मैंडेटरी वही है। अश्विनी वाला केस तो यहाँ पे केवल बेयर एक्ट के प्रोविजन ही नहीं, आपको जो थोड़ी लीडिंग केस थोड़े लॉज से लीडिंग हैं। लीडिंग में, बहुत ज़्यादा हाँ, नहीं, केस लीडिंग लॉज केस भी बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा आपको। लीडिंग केस लॉज जो है उस पे सवाल आने हैं। और अडॉप्शन के सवाल आए थे कि अडॉप्शन के सवाल? हाँ, एक वो था कि मतलब क्या गैप होती है उम्र का, उम्र के बीच अगर में क्या मेल मतलब। फीमेल को अडॉप्ट मेल कर रहा है फीमेल, या हाँ, हाँ, ये फीमेल मेल को एज अडॉप्ट कर गैप रहा क्या है, होगा। तो वो आपको जो और अडॉप्शन वाली जो शर्तें हैं, कंडीशन से वो पढ़ करके आना है। सक्सेशन में वो हायर्स की जो लिस्ट शेड्यूल है लिस्ट है। जी। उसमें से पूछा था। अच्छा, क्लास वन सक्सेशन। में क्या हाँ, आता है, क्लास टू में मतलब कौन कौन और से ये आते हैं, अडॉप्शन की प्रॉपर बात हो पता गई, होना हिंदू चाहिए। मैरिज एक्ट की बात हो गई। मेंटेनेंस का सवाल? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं याद आ मेंटेनेंस रहा का है नहीं कोई आया था क्वेश्चन था। हमारे। मेंटेनेंस यहाँ से या सीआरपीसी 125 से कहीं नहीं जुड़ता आया, हुआ सवाल? मतलब इसमें मुझे नहीं नहीं दिखा। है। अच्छा, और अगर सोर्स की बात करें, हिंदू लॉ में सोर्स की नहीं, बात, इसमें भी नहीं आया था सोर्सेज मतलब मिताक्षरा भाग वगैरह कुछ? ना। नहीं, नहीं, मतलब यहाँ बहुत इस पीछे नहीं मतलब जाना, एलयू सीधे में नहीं बैरक पूछा से। था। सीधे बेयर एक्ट ऑफ बैरक फोकस से रही है। अगर फैमिली लॉ की बात करें तो सिर्फ बेयर एक्ट फोकस। एक बार और पढ़ लेंगे कि मान लीजिए कहीं फंस गया तो एक क्वेश्चन, अदरवाइज बैरक पे ही ज़्यादा कमांड करें। और दूसरा जो वो चारों के चारों बैरक। चारों के चारों। और वो हाँ, और हर सेक्शन, जी। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कर लिया और एक पोर्शन कर लिया छोड़ दिया। 4 बैरक हैं, चारों के सारे सेक्शन को अच्छे से पढ़ लें। चारों। और हिंदू लॉ की बात हो गई। हिंदू लॉ की बात अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं? मुस्लिम लॉ में तो मुझे मैरिज जो पे याद आ था। रहा है कि मैरिज पे था, सोर्स पे भी क्वेश्चन था, जैसे हाँ, इज्मा और समथिंग, इज्मा कयास, इस्मा, कियास कुरान। और कुरान, तो इससे पूछ सुन्नत, रखा था कि इसमें कौन सा प्राइमरी सोर्स है कौन सा प्राइमरी नहीं सोर्स। है। जी जी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, एक एक फिक फिक टर्म जो यूज होता है हाँ। कि वो स्टडी ऑफ मुस्लिम जी जी जुरिस्प्रूडेंस को जी। क्या कहते क्या हैं, कहते हैं? ये पूछ रखा था। फिक। एक वैलिडिटी जो साहिल बाटिल वाला जो टॉपिक है हाँ। उस पे सही पूछ फासिद और बातिल बातिल मैरिज का जो कंसेप्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या अंतर वगैरह है? वर्ड एक मोता मैरिज पे था। मोटा मोटा मैरिज मैरिज का पे सवाल था। है। तो और सक्सेशन पे भी 2 या 3 क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है, 2 क्वेश्चन सक्सेशन पे पूछा था। शेयर पूछा था कि कितना किसका शेयर बनता है। कितना किसका शेयर बनता है। तो मुस्लिम लॉ वाले पोर्शन में आपको निकाह पे फोकस करना और ये डाइवोर्स, तलाक, तलाक तलाक मुस्लिम पे लॉ भी में, तलाक आया पे हुआ एक था। एक क्वेश्चन था आई थिंक। तलाक मुस्लिम लॉ पे में भी एक तलाक पे सवाल क्वेश्चन आया था। था। और हिंदू लॉ में हम लोगों ने बात की थी, तो वहाँ पे डाइवोर्स के सवाल आते हैं क्या? आते हैं, लेकिन ग्राउंड हम पे लोगों में हमारे सच वाले टाइम पे नहीं उन्होंने नहीं नहीं इंक्लूड पूछा किया था। था। नहीं किया था, लेकिन हाँ, आप बट अगर तो सलाह दें इम्पोर्टेंट तो टॉपिक है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना टॉपिक चाहिए। पढ़ना चाहिए। बेयर एक्ट पे मतलब पूरा जितना भी है 4 है, उसको पूरा कमांड होनी ज़रूरी है। इंडेक्स की रीडिंग कर सकते हैं क्या? इंडेक्स से चल जाएगा, चल नहीं, जाएगा? नहीं, इंडेक्स से नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर जो प्रोविजंस हैं वो आपको रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं आया था कि सिर्फ आप इंडेक्स से आप कर सकते थोड़ा हैं। मतलब डिफिनीशन क्लॉज पे हम लोग मतलब पिछले साल का जो पेपर एलएलएम का यहाँ था, वहाँ पे डिफिनीशन क्लॉज पे ज़्यादा इंफेसिस कर रखा था हिंदू के पोर्शन पे, हिंदू क्योंकि वो डायरेक्ट डिफिनीशन क्लॉज से ही लगभग 3 या 4 क्वेश्चन उठा रखे थे डेफिनेशन से ही। जी जी जी। तो तो ये हम लोगों ने अभी तक बात की कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और फैमिली लॉ की। अब अगली बात करें कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट में सवाल कहाँ से आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो मेजर पोर्शन शायद से एक सवाल हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से है, वरना मेजर पोर्शन हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट से आया था, जी। टिल
उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे कुछ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि केसेस भी आए थे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे सत्यव्रत घोष वर्सेस सत्यव्रत राम का घोष का। केस भी पूछा था। सेक्शन 25 से आया था क्वेश्चन हाँ, हमारे वो में। सेक्शन 25 में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी हाँ, घुमा के पूछा था क्वेश्चन 25 वाला। इलस्ट्रेशन भी उसका यूज़ किया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो जैसा अभी रश्मि बता रही है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो जैसे वेरियस डॉक्ट्राइंस हैं, चाहे वो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट टू कंसिडरेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप बता ही रही हैं। तो जितने भी ये डॉक्ट्राइन पे बेस्ड सवाल हैं, जैसे एक डॉक्ट्राइन पिछली बार आ चुका है तो हो सकता है इस बार किसी और सिद्धांत पर वो सवाल आधारित हो, तो ऐसे डॉक्ट्राइन्स को पढ़ने की जरूरत है। और यहाँ भी डेफिनेशन क्लॉज से सवाल आए थे क्या? एक क्वेश्चन आई थिंक मुझे जो याद है, या नहीं नहीं था, डेफिनेशन पे नहीं था definition अच्छा, clause डायरेक्ट। तो नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का भी वही पोर्शन रहता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर और आईपीसी के बराबर पोर्शन रहता है कि थोड़ा कम हो नहीं, जाता है? लगभग सब में, क्योंकि इनका डिवीजन ही ऐसा था, स्ट्रिक्ट तो 8 से था 10 नहीं कि कितना 10 कितना क्वेश्चन क्वेश्चन आपको है। 8 से मान 10 के 10, सवाल। चलिए हाँ 10 क्वेश्चन के इतने आ आसपास। जाएंगे। और ये जो आगे का पोर्शन है, मतलब 75 के आगे है, जैसे बेलमेंट हो गया, प्लेस हो गया, यहाँ से सवाल मैं आते तो हैं इनसे क्या? मतलब एजेंसी। शायद से एक क्वेश्चन था वरना नहीं था ऐसे हमारे मैं में। तो ये मेरा सजेशन है कि मैंने जितनी प्रिपरेशन की है और सारे और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के दिया है पेपर, तो मेरा जो सजेशन रहता है कि आप अगर जनरल पोर्शन करते हैं तो आप मान के वो चलिए तो आप sufficient 95% आपने कंप्लीट कर। तो मतलब तो अगर आप एक 1 से छोटे से 75 भी हिस्से के करेंगे लिए अपने आप को कंफ्यूज करने की या sufficient। बर्डन लेने की जरूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, कुछ और और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बचेगा? में, केस हाँ, लॉ में अगर बात हम लोग कर रहे थे, केस लॉ केस बहुत लॉ ज़्यादा के पीछे ना जाके बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। बट फिर भी जो लीडिंग केसेस जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया है, फिर क्लेटन्स रूल्स कौन से सेक्शन में है, जी तो ये सब चीज़ें जैसे आपको पता होनी चाहिए। और बेयर एक्ट और इलिस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे लगता है 6 से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं बेयर एक्ट और इधर, और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड होंगे। केस लॉ में। और वो भी ऐसे केस लॉज होते हैं कि जिसमें अगर 3 पूछ रहे हैं तो आप अगर थोड़ा भी ढंग से पढ़े हैं तो एक दो को तो ऐसे ही भी मतलब अटेम्प्ट वही कर लेंगे। बेसिकली लीडिंग केस लॉज आपको उस हाँ, टॉपिक के पता होने चाहिए। एंड एक चीज़ और है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको इलस्ट्रेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप इलस्ट्रेशन नहीं मिस आउट कर सकते हो क्योंकि वो मोस्टली क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बेस्ड बना करके दे देता है। अच्छा, एक चीज़ की कही आसानी है, जैसे हम लोग बात करते हैं एलएलबी ऑनर्स के एंट्रेंस को लेकर के बात करते हैं, एलएलबी के एंट्रेंस सीएस को लेकर के बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक जो लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, वो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से हो सकता है आ रहा हो, कोई कॉमर्स करके आ रहा है, कोई साइंस करके आ रहा है, जी लेकिन यहाँ पे एलएलएम में एक लाभ की बात यह है कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना है, तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें किसी ने बहुत कायदे से पढ़ रखी हैं, या किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ रखी हैं, तो उसमें एक चीज़ की आसानी कह लीजिए, सुलभ ये है कि उसमें चीज़ें जैसे आपने बताया कि ये डॉक्ट्रिन पढ़ना है वो, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, चीज़ें एक बार अगर दोबारा से आदमी पढ़ ले, मुझे लगता है अगर कोई भी 1 या 1.5 महीना अच्छे से पढ़ रहा पढ़ है रहा है देन ही कैन क्लियर। वो कर सकता है। बस यही है कि जो बेयर एक्ट वाले हैं, जी आप बेयर एक्ट अगर जिस भी सब्जेक्ट का बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और बेयर एक्ट को मगअप कर लीजिए, मतलब उसमें रिवीजन बड़े अच्छे कर लेनी चाहिए, हाँ। तो आप और कोई बाकी जो दिक्कत अभी नहीं तक होगी। आपने पढ़ा हुआ है वो अपने लॉ के दौरान चाहे वो 3 इयर्स कोर्स आपने किया है, 5 इयर्स कोर्स किया है, तो आपने जाहिर सी बात है टॉट को पढ़ा ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही होगा, ये सबके सिलेबस में है, मोस्टली जितने भी आए थे हमने सब एक बार पढ़े हुए थे। सबने पढ़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय के हों, किसी भी कॉलेज के हों, आपके सिलेबस में जो आपने 7 विषय ये बताए, हाँ, ये तो होने ही होने होने चाहिए, हैं। ये तो होने सब्सटेंटिव होते क्योंकि ही। इन्वायरमेंट हो सकता है कहीं नहीं पढ़ाया गया हो, साइबर लॉ हो सकता है कहीं नहीं पढ़ाया गया हो, लेकिन जो आप 7 सब्जेक्ट की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं से पढ़े सब होंगे। लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। अगला टॉर्ट, टॉर्ट में कैसे सवाल आते हैं? केसेस पे बेस्ड सवाल आते हैं या सिद्धांतों पर? दोनों दोनों। दोनों। मैं कहूँगी हाँ दोनों पे और आते हैं हमको लगता है क्योंकि रेशियो भी बराबर का ही था। रेशियो भी बराबर ही रहता है उसमें मैगजीन्स से भी मतलब सवाल आते हैं? हाँ, जी एक क्वेश्चन पे। कोई एक सवाल दो टॉर्ट क्वेश्चन का आप आपको याद आ एक्सपेक्ट रहा कर है? सकते हो कि मैगजीन्स आएंगे वॉलंटी जैसे नॉट फिट इंजूरिया पूछ रखा था। पूछ आया रखा था, था हाँ जैसे ये किसी सवाल ने आया था, जॉब मतलब मैगजिम, और इसके अलावा जितनी भी सारी मैगजिम हैं, चाहे डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, एक रेसिप्सल और ट्विटर, ये जो भी टॉर्ट के अंदर हाँ मैगजिम्स पर बेस्ड सवाल आने की और उम्मीद है। ये एंड डेफिनेशंस जैसे कि हम लोग से भी शायद से एक पूछा था कि पुलॉक ने पोलॉक, डेफिनेशन हाँ दे टॉर्ट रखी पोलॉक, है की और ये डेफिनेशन, टॉर्ट्स की डेफिनेशन सामन पोलॉक, इन लोग की तो डिफिनेशन जो को बहुत अच्छे डेफिनेशन सेक्शन है कि किसने क्या डिफाइन किया टॉर्ट को उस पर भी तीन ध्यान चार दें लोगों की क्योंकि डिफिनेशन है, वो एक चारों आ डिफिनेशन जाती एकदम है। अच्छे से अच्छा, याद तो कर हाँ डेफिनेशन जो है टॉर्ट की डेफिनेशन जो वेरियस जूरिस्ट ने थिंकर्स। दी हैं उनको आपको पढ़ना है, और इसके बाद जो मैगजिम हैं, मैगजिम्स को कायदे से पढ़ना है, और मैगजिम के अलावा और जो और और एक सिद्धांत, तो हम लोग में वाइकेरियस लाइबिलिटी का पूछ रखा था, किसका क्या मतलब कौन होता सा है। वैकस लाइबिलिटी है भी बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ वैकस लाइबिलिटी
के जितने भी केस लॉज हैं केस लॉ। और वाइकल्स लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के दोनों के केस लॉज में कहूँगा, क्योंकि हाँ, कई वो बार इम्पोर्टेंट है। सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि कौन सा केस किस सेट के अंदर आता है। अच्छा हम लोगों इनफैक्ट ये में वाइक्यूरियस लाइबिलिटी से हमारे में 2 क्वेश्चन बने थे। 2 सवाल आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पूछा था। एक में तो बट डायरेक्ट आंसर मीनिंग पूछ सेम रखा था और एक और क्वेश्चन पूछ रखा हाँ। था। तो वेगरस लाइबिलिटी के सवाल, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के सवाल, ये आप तो सर कुछ बता रहे थे, कुछ कहने वाले थे, बोल रहे थे उसके बाद। तो ये टॉर्ट को इतने पे ही रखें कि टॉर्ट में कुछ और करने की ज़रूरत है? टॉर्ट में थोड़ा सा ये एक इसमें माला फिजेंस मिस फिजेंस माल फिजेंस वाला जो टॉपिक है वो अच्छा। टॉपिक भी थोड़ा ध्यान टॉर्ट दें। ये सब टॉर्ट इस फेजर बारे में वाला है आया और था। एक हम लोगों में ये पूछ रखा था वो जो पिजन होल थ्योरी है पिजन होल थ्योरी। वो हाँ, पूछा था। किसने दी थी ये वो थ्योरी? लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट पे जो टॉर्ट तो जिस वाली। टाइम आप टॉर्ट की या टॉर्ट की और टॉर्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, दोनों को अंतर कर रहे हैं, वहाँ पे पिजन होल थ्योरी को भी पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब वो डिफिनीशन तो आप बहुत प्रॉपरली देख लें और मान के चलिए कि आपको डिफिनीशन से एक क्वेश्चन तो मिलना ही है। ये तो सर टॉर्ट की बात हो गई। इसके बाद एक जो मैं जटिल बोलूँगा, जटिल इसलिए क्योंकि हमने अपने भी विश्वविद्यालय में देखा है, अपनी फैकल्टी में भी देखा है कि एक इंटरनेशनल लॉ जो है वो थोड़ा सा एक गुत्थी है, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे टर्म्स हैं, कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ब्रॉड कंसेप्ट हैं और शायद उस पर उतना लिटरेचर आसानी से नहीं मिलता है। मतलब जो भी हैं बहुत भारी किताबें हाँ, हैं, bulk महंगी में है। किताबें हैं, तो इंटरनेशनल लॉ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा आपको। बताइए कैसे सवाल आए थे या क्या क्या सवाल आने की उम्मीद होती है? इंटरनेशनल में जितने भी मतलब 10 से 12 क्वेश्चन अगर इंटरनेशनल लॉ पे बनते हैं जी। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। जी। एक पार्ट आपका हो गया जो यूएन चार्टर और आईसीजे है जी। एंड जो इंस्टीट्यूट जो है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन मतलब है ये पूरा हो गया। और मतलब जो यूएन ये बेयर चार्टर, एक्ट बेस्ड हो गए। यूएन और चार्टर की जो आप बात बता रहे हैं, यूएन चार्टर, यूएन चार्टर मतलब कि उसके जो उसके जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हैं आर्टिकल्स वो हैं आपको एक सारे बार नहीं, देख करके जाने सारे होंगे। नहीं, उसमें मतलब एक तो मतलब बीच बीच में है कुछ 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 चैप्टर्स हैं हैं जिनको आप आर्टिकल्स छोड़ जो भी सकते हैं। इम्पोर्टेंट हैं। जी, जैसे कुछ एक आपको जैसे कि आर्टिकल्स याद आ रहे हैं कि क्या आए थे? कुछ एक आर्टिकल आर्टिकल 2 जिसमें 7 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। आर्टिकल 42, आर्टिकल 38 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज से एक हमारे हमारे में यहाँ 2 क्वेश्चन या एक हाँ, आया था। और एक हमारे यहाँ अमेंडमेंट पे 108 है आई थिंक, आर्टिकल 108 वो यूएन पूछ चार्टर का आर्टिकल 108। 108 जी। आईसीजे के क्वेश्चंस पे एक या दो क्वेश्चन आईसीजे पे मुझे थे। याद आ रहा है क्वेश्चन आया हुआ था हमारे में कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड कब बना था। हाँ वो भी पूछा था, इंटरनेशनल क्रिमिनल जनरल कोड क्वेश्चन कब था बना ये। था? हाँ, 1998 में ये बना तो था, मतलब ये क्वेश्चन ये आया था। ये सारे सवाल यूएन चार्टर से, मतलब अगर 12 क्वेश्चन है तो उसमें से 6 क्वेश्चन आपके इससे यूएन और 6 चार्टर से। क्वेश्चन आपके थ्योरीज और ये सब जो हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो वो केवल किताबों से काम नहीं चलने वाला है, इंटरनेशनल लॉ की किताबों से, उसके साथ में आपको यूएन चार्टर को विशेष रूप से पढ़ने की ज़रूरत है। यूएन चार्टर और ये आईसीजे एक्ट जो है आईसीजे का जो इंस्टीट्यूट है वो भी इंस्टीट्यूट से आपको वो एक मतलब देखने दोनों, की ज़रूरत है। केवल यूएन चार्टर है। एंड हमारे में एक क्वेश्चन जैसे आईसीजे से आया था कि कितना टर्म होता है हाँ जजेस जजेस का। का ये पूछा था, टर्म कितना एंड एक होता है? क्वेश्चन 9 था कि ईयर्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल वो काम क्या करती है। काम क्या करती है? जी। और तो टोबार डॉक्ट्रिन पूछ रखा था स्टेट सक्सेशन कौन सा पे। डॉक्ट्रिन? टोबार डॉक्ट्रिन टोबर होती डॉक्ट्रिन। है स्टेट रिकॉग्निशन सक्सेशन पे। पे, स्टेट रिकॉग्निशन, हाँ सक्सेशन रिकॉग्निशन पे। और स्टेट रिकॉग्निशन के भी सवाल आते हैं क्या? जी। मतलब जो थ्योरी वाला मैं बताया ना कि आधा पोर्शन आपका ये हो गया और आधे जो 6 क्वेश्चन बचे वो थ्योरी और केस लॉ बेस्ड हो थ्योरीज गए। में जैसे अगर आप देखें तो सोर्सेज और ये रिकॉग्निशन वाला, स्टेट रिकॉग्निशन वाला और पोर्शन जो था, सक्सेशन सक्सेशन वाला। एंड जैसे हमारे में एक ये भी पूछा था कि केम्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, सपोर्ट, हाँ मोरलिस्टिक या मोनिस्टिक ड्यूलिस्टिक थ्योरी। थ्योरी। थ्योरीज के सवाल। थ्योरीज के सवाल वो भी हमारे में आए हुए थे। हाँ मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है कि इसमें केस लॉज के इसको केस लॉज कैसे लर्न करें, सबसे बड़ा ये होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सिमम जो पूछेगा केस लॉ वो 2 क्वेश्चन। तो अगर आप केस लॉ छोड़ भी देंगे तो आपके 2 ही क्वेश्चन जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को कंफ्यूज करने कंफ्यूजिंग स्टेट पे रखने से अच्छा है कि जो आप पढ़िए उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर आप केस लॉ में थोड़ा सा भी संशय है, डाउट है, तो केस लॉ का सवाल छोड़ा जा मतलब छोड़ सकता है। दीजिए आराम से लेकिन आप जिनको, क्योंकि क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया कि जो 4 पेपर हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी और फैमिली, ये तो आपके बहुत अच्छे होने, लगभग 90 to 95% आप सही करिए। जी। उसके बाद जो इंटरनेशनल जूरिस और कौन सा चीज़ है टॉर्ट, ये जो 3 पेपर हैं इसमें अगर आप ऑन एन एवरेज 70 to 75% भी सही कर ले गए तो आपका सिलेक्शन डन है, फिर इसमें कोई डाउट नहीं रह बट जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे यही सारे ही हैं पेपर्स जो आपको एज दिलवाएंगे। हाँ वो यही आपकी रैंक को क्योंकि डिसाइड करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लास्ट के कॉन्स्ट 3 ये हैं। सब सारे ही पढ़े हुए होते हैं। जी। ये सारे पेपर्स हैं जो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो देन इट वुड डेफिनेटली गिव यू एज। वो मतलब इंटरनेशनल लॉ जैसे पेपर। इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस और टॉर्ट
ये 3 ऐसे पेपर हैं जो आपके रैंक को डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ पे रैंक मतलब किस जगह आप स्टैंड कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लॉ की बात हो गई, अब ये जूरिस बच रहा है, जूरिस्प्रूडेंस बच रहा है। जूरिस्प्रूडेंस और जूरिस्प्रूडेंस भी इंटरनेशनल लॉ की तरह एक गुत्थी कह लें या कह लें कि थोड़ा रूखा सब्जेक्ट है। जिस समय आपके सिलेबस में होता है उस समय थोड़ा रूखा सा लगता है, इसलिए आदमी मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब हर सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कम इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। और जब ऐसी स्थिति में जब सेमेस्टर पास करना एक दूसरी कला है, और यहाँ पे 10 सवाल पूरे जूरिस्प्रूडेंस के एक बड़े से सिलेबस में से आपको 10 सवाल 10 एमसीक्यू सॉल्व करना, वो बड़ी चीज़ है। तो जूरिस्प्रूडेंस में क्या सवाल आते हैं? स्कूल से सवाल आते हैं या कंसेप्ट से सवाल आते हैं? ज़्यादा सवाल कहाँ से आते हैं? इसमें आप दोनों इक्वल रेशियो मान के चलिए कि जैसे आपको मतलब जो डेफिनेशन हो गई ये सब पता होनी चाहिए कि किसने क्या क्या डिफाइन करा हुआ है जूरिस जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, हाँ हाँ, जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस की की भी वेरियस डेफिनेशन डेफिनेशन। बहुत है, मतलब वो वोल्पियान की हो हाँ जी, गई और फिर वो हो गई। और जैसे स्कूल से वो आप उसके जाहिर सी बातें नहीं कर सकते हो। राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो गई, जी जूरल रिलेशनशिप, मतलब हॉफलैंड राइट का एंड ड्यूटी जो कॉन्सेप्ट, हॉफलैंड क्लासिफिकेशन उसमें से हर साल एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन तय फिक्स है। है आना। तो वो हॉफलैंड का वो छोटा सा टॉपिक है, बस जूरल वो एक रिलेशनशिप रिलेशन है का। आपको जूरल रिलेशन का, वो आप जरूर देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका तुरंत कंप्लीट हो जाता राइट्स है एक एंड बार में। ड्यूटी से आपके एक आने ही आने हैं रश्मि, क्वेश्चन। ये जो ढेर सारे स्कूल हैं, नेचुरल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, सोशोलॉजिकल लॉ स्कूल, तो इसमें कोई एक खास स्कूल ऐसा है जो कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है या सबको? मुझे लगता है कि एनालिटिकल लॉ स्कूल अगर हमारे में देखें जी तो हमारे में 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। और जैसे कि लॉ एंड मोरालिटी थी, ये हार्ट एंड डेवलिन डेवलिन की डिबेट से डिबेट से हमारे में 2 क्वेश्चंस आए थे। हार्ट डेवलिन की डिबेट से 2 सवाल आए थे, मतलब जी, जो important लॉ एंड 2 सवाल। मोरालिटी के टॉपिक पे। लॉ एंड 10 में से 2 मोरालिटी के सवाल अगर टॉपिक। कहीं से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी जी चीज़ है वो। और कुछ डिजिट वगैरह या इनके सवाल कुछ जी। ऐसे? सोशल सॉलिडरिटी है एक। और ड्यूगिट से एक राइट्स का क्वेश्चन आया हुआ था हाँ कि ड्यूगिट ने जैसे बोला है कि मैन हैज द ओनली राइट दैट अ मैन हैज इज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था और पूछा था कि ये किसने बोला हुआ है। अच्छा, तो लियोन ड्यूगिट का सवाल आया था। हाँ तो अच्छा, ये होता है कि हम लोग जनरली समझते हैं कि ये या तो जूरिस्प्रूडेंस जो थिंकर्स हैं, जूरिस्ट हैं, उनके केवल जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन या स्कूल से रिलेटेड पढ़ लें। आप ये मत करिएगा प्लीज़, राइट एंड ड्यूटीज़ को पढ़ते समय भी उनकी डेफिनेशंस को ध्यान में डेफिनेशंस को दीजिएगा, आपको क्योंकि अक्सर ध्यान करके क्या देना होता है होगा। कि एक क्वेश्चन जरूर उस राइट एंड ड्यूटीज़ की डेफिनेशन से भी पूछ लेता है जूरिस्ट से। definition, तो मतलब एक क्वेश्चन आप मतलब एक्सपेक्ट करके ही चलिए कि कि वो एक एक तो आपको एक, ज्यूरल रिलेशनशिप से और एक राइट्स एंड ड्यूटी से एक क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। बाकी फिर ओनरशिप है आपके पास, जो ओनरशिप का पैटर्न मतलब वो पोजेशन एंड कॉन्सेप्ट है, ओनरशिप हाँ वाला। पोजीशन एंड ओनरशिप है, ये हो गया। फिर जस्टिस पे भी का क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब थ्योरी ऑफ जस्टिस। मतलब आप ऐसे कैटेगराइज करिए कि 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, 2 क्वेश्चन आपके जूरिस्प्रूडेंस और लॉ के डेफिनेशन हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन आपके हो गए जो स्कूल बेस्ड हो गए, 1-2 क्वेश्चन हो गए जो राइट एंड ड्यूटीज पे हो गए, 1-2 क्वेश्चन हो गए आपके ओनरशिप के मान के चलिए, और 1-2 क्वेश्चन हो गए जो ये हॉफलैंड क्लासिफिकेशन वगैरह। अच्छा ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो ये जाते तो हैं, तो आपने पूरा मतलब तो आपको जूरिस्प्रूडेंस को बहुत ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच इसमें लेके मतलब आपको चलनी पड़ेगी कवर क्योंकि करना आप पड़ेगा पूरा। इसमें कुछ ज़्यादा स्किप करने का ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन अच्छा, इसमें मैं आपको बस एक चीज़ ये सजेस्ट करूंगा कि प्री जो जुडिशरी, यूपी जुडिशरी के प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करिए, और आते हैं, प्लीज़ हम किताबों वाले सवाल पे आते हैं, हाँ अभी आते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली आईपीसी की, कॉन्ट्रैक्ट की, टॉर्ट की, इंटरनेशनल लॉ की, जूरिस्प्रूडेंस की, फैमिली लॉ की। एक कुछ बच रहा है, एक कुछ बच रहा है, अभी याद करते हैं उसको। और अब हम किताबों की बात कर लेते हैं। किताबों की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बेरेट, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लॉ ग्रेजुएट हर आदमी है तो बेरेट सबके पास होगी ही, जी। किताबें कोई ना कोई सबके पास होंगी। तो आप लोगों ने बार बार कहा कि बैरेट पे जोर देना है, बैरेट पे फोकस करना है, तो एक चीज़ तो ये होगी कि भाई बैरेट पे फोकस करना है। लेकिन अब बैरेट में एमसीक्यूज तो है नहीं, तो आप लोगों ने कोई ऐसी गाइड या कोई एमसीक्यू वाला जो टेस्ट हल किया हो, कैसे किया था आप लोगों ने? मैंने क्या जैसे बेहतर है? क्योंकि मैं जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मेरे पास सिंगल्स का जुडिशरी का पूरा सेट है। सिंगल्स तो की जुडिशरी जी, इंटरप्रिटेशन? तो जितना भी मतलब जो भी क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे थे तो मैंने एक बार उनके क्वेश्चन ज़रूर वहाँ से जा के देखे थे। जी एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब 2-4 क्वेश्चन उसमें से ऐसे थे जो यहाँ पे मिल जाते रिफ्लेक्ट थे। हो रहे थे। तो ये सिंगल वाली गाइड अगर आपके पास है तो बेहतर है। सिंगल वाली गाइड के अलावा और क्या ऐसी चीज़ है? मैं तो ये बताऊंगा कि परीक्षा मंथन जो आती है, परीक्षा मंथन, परीक्षा सिंगल मंथन, वाली गाइड और परीक्षा मंथन परीक्षा तुषार बता मंथन रहे अगर आपके पास है, क्योंकि ये परीक्षा मंथन के साथ थोड़ी सी इजी क्या हो जाता है कि वो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कर रखा हैं, है। सब्जेक्ट तो वाइज। और आप जब पेपर देखते हो तो उसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, जी और वो सब्जेक्ट वाइज है, तो वो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है।
इस नाते आप परीक्षा मंथन अच्छा मेरा जो अनुभव रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर के वो यही कहता है कि जुडिशरी के पेपर से लगभग 60% पेपर बनता हाँ है। बनता है। और इवन परीक्षा मंथन अगर आप ढंग से कम 10-15 बार उसको एक बार पढ़िए और रिवर्स स्टडी पे खासकर फोकस करिए। रिवर्स स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बिना उसके आपको वहाँ पे रिकॉल नहीं होती चीज़ें, तो रिवर्स स्टडी ज़रूर करिएगा और बहुत इजी हो जाएगा फिर मेन आपके है कि लिए। बैराग पे फोकस रहना है और मतलब और बाकी ये सब जैसे इन्होंने बताया कि परीक्षा मंथन की गाइड या फिर सिंगल्स की, तो दोनों ये भी जुडिशरी के लिए मतलब है। प्री का अगर आप पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे तो आपको वहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी जोड़ूंगा कि अगर आपके पास सिंगल के अलावा परीक्षा मंथन के अलावा कोई भी ऐसी क्वेश्चन हाँ, वो जी। है क्वेश्चन बैंक है जहाँ पे आपको ढेर सारे एमसीक्यू मिल रहे हैं सॉल्व करने को मिल रहे मैं हैं, इसी वजह से कह रहा हूँ कि प्री प्री वाले। प्री इसी वजह से मैं focus बार बार रहा हूँ कि वाले। जुडिशरी प्री का जो भी कहीं का भी पेपर हो जी, आप बस उसको सॉल्व कर लीजिए सॉल्व और ज़्यादातर हो थोड़ा रिवर्स स्टडी करिए ताकि आपको वो थोड़ा मेमोराइज हो जाए। तो जो और भी जो भी स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल लॉ में तो खास कर कि वो आप एक जगह रिवर्स स्टडी करके उसके डिफिनीशंस को जो भी हो एक उससे जगह हमें ना लिख के आइडिया मिल तो जाता है आप उसको बेसिकली कि क्वेश्चंस कैसे हाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना बल्क में सिलेबस होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता जी। पढ़ते टाइम, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है, हम फिगर आउट कर सकते हैं हाँ इस टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ज़रूर। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम पाठ्यक्रम को लेकर के, और पूरे चैनल के माध्यम से और चैनल पे जो लोग देख रहे हैं इनके माध्यम से, जो आने वाले आपके छोटे भाई बहन अनुज हैं, उन सभी के माध्यम से आप लोग को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि 6-7 महीने मतलब यार चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन एंट्रेंस ऐसी चीज़ है, आप लोगों ने कई सारे एंट्रेंस दिए होंगे, अलग अलग पेपर्स दिए होंगे, काफ़ी हौच पौच हो जाता है, लेकिन उसमें से अगर आप इतनी चीज़ें याद करके यहाँ पर बता पा रहे हैं तो वो काबिल तारीफ़ है, आपका धन्यवाद है। और बस यहाँ पे हम लोग अपनी बात ख़त्म करेंगे। भैया मैं भी मतलब आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं एलएलएम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने आपका चैनल फॉलो किया हुआ था, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। लाइक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आना कि मतलब कब क्या अपडेट्स हुए हैं, जैसे वेबसाइट पे इतना ज़्यादा वो नहीं पता लगता था, पहले आपके वीडियो से मतलब फुल टू ये रहता था कि ठीक है भैया बता रहे हैं, तो ये अपडेट्स आए हुए हैं और उसी से ही फॉलो करते हुए मतलब मेरे लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इसका मतलब ये कहा जाए कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक Like करिए करिए। और फॉलो करिए। सब्सक्राइब लाइक करना भी ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों को समय पे उचित सूचना पहुंच जाए, वो अपने चैनल का लक्ष्य है। और आप लोगों को भी धन्यवाद हम देंगे कि आप लोगों ने अपना समय दिया, और बाकी जुड़े रहिए आप चैनल के साथ। जल्दी अब एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद, प्रणाम।